हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, हालांकि कक्षा 9 के लिए भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आज जिस हम चीज़ के बारे में बात करने बोले हैं वो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण योग कक्षा 10 में है, और केवल समीकरण को लेकर के कक्षा 9 में बातें की गई हैं। तो दोनों के बारे में जो इसके इस अध्याय का जो मूल गुण है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर ये चैप्टर है क्या और इसमें है क्या चीज़ें। तो सबसे पहले बात तो हम चर राशियों के बारे में जान लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दो चरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चर राशि आप किसे कहते हैं? यक्स और वाई, दो चर राशियों की बात कर रहे हैं हम। यक्स और वाई की बात कर लेते हैं। यक्स और वाई क्या हैं? दो चर राशियां हैं। और ये सवाल में कैसे काम में आती हैं? भाई बात यूँ होती है कि आप पहले जान लीजिए कि चर राशियों की चर का मतलब मूल गुण क्या होता है। चर राशि का मतलब, तो चर राशि किसी ऐसे चीज़ के लिए, ऐसे अनजान चीज़ के मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम आपसे पूछे कि 2 में हम कितना जोड़ दें कि हमें मिल जाए 10, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर 8 जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। परंतु यहीं पर अगर हम पूछ लें कि भैया बताइए 135 में हम कितना जोड़ दें कि 900 ये 89 प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे सर इसमें तो घटाना पड़ेगा। और घटाते वक्त आप भाई इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखेंगे ना, सोचने के लिए वक्त लेंगे ना। तो भाई इस जगह पे जो खाली जगह है उसको भरने के लिए हम एक चर राशि का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि होती है यक्स। अब ये इसलिए इस तरह का काम करती है कि भैया कहेंगे हम इस खाली जगह को पकड़ के बैठे हैं, आप क्या कीजिए, अब जाइए उधर से घटा करके आ जाइए। तो 135 जाएगा और उधर घटाना करेगा, तो इधर 4, इधर 5, इधर 8 मिल गया। और फिर ये x की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो x कहेगा भैया ये देखिए ये मेरे बराबर इतना हो गया, यानी आप इस जगह पे 854 भर सकते हैं। तो मूलतः चर राशि के बारे में यही बेसिक जो साधारण सी जानकारी थी, इन्हीं चीज़ों को लेकर के चर राशि को बनाया गया था। अब मान लीजिए कि ऐसी दो चीज़ें आपको नहीं पता है। जैसे आप यूँ कहें कि आप सब्जी लेने गए हैं और कहते हैं कि भैया कद्दू का दाम आपको, जो आपके पास कद्दू आपने ख़रीदा है, ठीक है, आप उसका दाम नहीं जानते। साथ में हम टमाटर भी खरीद के लाए हैं, उसके 1 किलो का भाव आपको नहीं पता है। बस आपने क्या कहा कि दुकानदार से कहा कि भैया दुकानदार आप क्या कीजिए कि आप 2 किलो कद्दू दे दीजिए और 2 किलो टमाटर दे दीजिए। दुकानदार ने तौल के दे दिया और टोटल दाम बता दिया कितना, मान लीजिए वो 100 रुपये दाम आपको बता देता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कि कद्दू और टमाटर खरीदने आप गए थे, आपने कहा कि भैया 2 किलो कद्दू 2 किलो टमाटर दे दीजिए। तो उसने क्या किया कि भाई 2 किलो कद्दू 2 किलो टमाटर तौल के दे दिया, और आपने पूछा दाम कितना वो भी है, तो उसने कह दिया कि 100 रुपये आप दे दीजिए। आपने 100 रुपये पकड़ा दिए, ठीक। और अगले दिन आप गए, आपने 1 किलो कद्दू खरीदा है और मान लीजिए 2 ही किलो टमाटर खरीदा है, और उसके बाद उसने कहा कि भैया आप 75 रुपये दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 75 रुपये दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपने फिर से नहीं पूछा कि कद्दू का दाम कितना है, 1 किलो कद्दू का दाम कितना है, 1 किलो टमाटर का दाम कितना है। इन दोनों ही स्थितियों में आपको, मतलब 2 दिन आप गए हैं, इतना रुपए खर्चा कर चुके हैं, अब आपको पता करना है कि 1 किलो कद्दू का दाम और 1 किलो टमाटर का दाम कितना था। तो आप कैसे पता करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप मान लेंगे कि कद्दू का दाम क्या है, 100 रुपये है, टमाटर का दाम क्या है, y रुपये है। 1 किलो कद्दू खरीदा तो 100 रुपये देना पड़ेगा, 2 किलो कद्दू खरीदा है तो 2x देना पड़ेगा। 1 किलो टमाटर खरीदा तो y रुपये देना पड़ेगा, 2 किलो टमाटर खरीदा है तो 2y, ये इसका दाम हो गया। इन दोनों दामों को जोड़ा गया तो आपको 100 रुपये के बराबर हो गया। और ऐसे ही आपने अगले दिन 1 किलो कद्दू खरीदा है तो 1x यानी कि सिर्फ x रुपये आपका ये हो गया कद्दू का, और 2 ही किलो टमाटर खरीदा है तो 2y हो गया ये टमाटर का, और इन दोनों को जोड़ने पर 75 हो गया। अब ऐसे में यहाँ पे देखिए दो चर राशि, क्योंकि कद्दू और टमाटर दो अलग अलग चीज़ें थी, इन दोनों के अलग अलग दाम थे, और दो चर राशि हमको माननी पड़ी थी क्योंकि यक्स और वाई दोनों ही हमको नहीं पता थे। ठीक है,
तो ये दो चर राशियां होंगी, दो चर राशियों को लेकर के एक समीकरण बन गया। समीकरण क्या होता है भैया, आपको समीकरण भी समझना चाहिए कि समीकरण क्या होता है। देखो एक ऐसा बहुपद, मतलब जब भी बराबर करके कोई भी चीज़ ऐसे लिखी रहे बराबर की, इस बार कुछ और हो, इस बार कुछ और हो, चर और अचर राशियां दोनों सम्मिलित हो, तो ऐसा जो भी पैटर्न आपको दिखाई देता है उसी को कहते हैं समीकरण। तो ये एक समीकरण पहला वाला बन गया और ये दूसरा समीकरण बन गया। तो दो समीकरण जब एक साथ आते हैं तो उसी को कहा जाता है युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, आप समझिए जोड़ा होता है। जैसे नींबू खरीदने जाते हैं ना, आजकल नींबू का दाम क्या है, एक समय होता है कि 5 रुपये जोड़ा चलता है, फिर 10 रुपये जोड़ा चलता है। कई बार अपन ने तो एक बार एक नींबू 7 रुपये का भी खरीदा है, और वही सस्ता सा नींबू अभी आजकल 5-10 रुपये का 5 दे देते हैं, कहते तो 4 है, दे देते हैं 5 है। तो ये जोड़ा की बात मैं बात कर रहा था, युग्म मतलब जोड़ा। तो दो समीकरण एक साथ आएंगे। रैखिक समीकरण होने का क्या मतलब है, रैखिक मतलब चर राशियों की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सामान्य रूप से अभी हमने जो कद्दू और टमाटर के दाम को लेकर ये बात की है, यहाँ पे इनके चर राशियों की, मतलब ये जो चर राशि है इनकी घात क्या है, एक ही है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ये आपको दो थे सामने हैं। अब बेसिकली इनको हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फंडे होते हैं। कई तरीक़ों से इनको हल करने की बात की गई है। एक होता है ज्यामितीय विधि, और ज्यामितीय विधि किस प्रकार से काम करती है उसको लेकर के हमने कई वीडियोस बना दी हैं। और बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि उसको भी लेकर के हम काम कर ही रहे हैं। आपको वहाँ पे हमने प्रतिस्थापन सिखा दिया है, प्रतिस्थापन सिखा दिया है। विलोपन से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, विलोपन, ठीक है, विलोपन समझा चुके हैं। वज्र गुणन एक होता है, ठीक है, वज्र गुणन विधि एक प्रकार की विधि होती है। तो ये 3-4 विधियां होती हैं जिनका प्रयोग आप कर करके सीख पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब आपके जो प्रश्न रहेंगे वो कुछ इसी भांति रहेंगे। x के साथ किसी गिनती का गुणा होगा, प्लस y के साथ कोई गिनती का गुणा होगा, और बराबर के उस पार, या फिर इसको इस पार भेज दे तब समीकरण मिलेगा होगा। जैसे कि अब देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं इनका जो मानक रूप होता है वो होता है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण कहलाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है, 0, ये दूसरा समीकरण कहलाएगा। ये इनके मानक रूप हो जाते हैं। ठीक, ये समझ में आया। अब ज्यामितीय विधि को समझना है, थोड़ा सा ज्यामितीय विधि को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। और हम अपना समीकरण यही लेने वाले हैं, कुछ अलग से नहीं लेने वाले हैं। कद्दू और टमाटर के दाम निकालने वाले हैं। जैसे कि पहला समीकरण हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर क्या है, 100। ये एक समीकरण है। अब इसी समीकरण को ज्यामितीय विधि से आलेखित करने की जब बात आती है तो कक्षा 9 में आपको केवल एक समीकरण देकर के उसको आलेखी निरूपण उसका पूछा गया था और आपने किया भी था। और अब हम उसी विधि को यहाँ पे समझाने वाले हैं। भाई देखिए, इसको आलेखी विधि से निरूपित करने का क्या मतलब होता है कि ये एक आलेख ये खींचा गया है, कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति जो आपने पढ़ के रखा है, इसी में इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। इसके हल मतलब ये एक रैखिक समीकरण है, इसका मतलब है कि इससे केवल एक रेखा प्राप्त हो सकती है। क्या प्राप्त हो सकती है, केवल एक और रेखा प्राप्त हो सकती है। उस रेखा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि प्रदर्शित करना है। और उसके लिए हमें दो बिंदुओं की ज़रूरत होगी। दो बिंदु हम दिखा लेंगे, बस उतना काफ़ी है। अब उस दो बिंदुओं को अगर हम यहाँ पर दर्शा पाते हैं तो उनको लेकर के एक रेखा सीधी सीधी खींची जा सकती है। अब उन बिंदुओं को दर्शाने के लिए हम बहुत ही तरीके और बताते रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सिंपल तरीका बताते हैं कि आप यहाँ पे x बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है। रखने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 0 रख दिया, 2 गुणित 0 हो गया, प्लस 2y हो गया बराबर 100 दिखाई दे रहा है। ये तो 0 हो गया, प्लस 2y बराबर 100 दिखाई दे रहा है। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि 0 जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर घटाने जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से 100 कट रहा है और मिल रहा है 50। y बराबर क्या मिल गया है, 50, ठीक है। अच्छा, इनके लिए हमको एक बॉक्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम इन मानों को दिखा सकें और रख सकें ताकि हम उसे दर्शा सकें। x बराबर हमने 0 लिए तो y बराबर हमको 50 प्राप्त हुआ। इसी के उलट अगर हम y बराबर 0 ले लेते हैं रखने पर,
हम मान निकाल रहे हैं भाई। y बराबर हम 0 रखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं। तो 2x तो ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा, 2 गुणते 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100। तो ये 2 हो x हो गया, 2 0 0 हो गया, बराबर क्या हो गया 100 हो गया। तो 2x बराबर क्या मिल रहा है हमको 100 मिल रहा है। अगेन कट के 50 मिल जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 50 मिल गई। यानी जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या मिल गई 50 मिल गई। अब इन बिंदुओं को दिखाना है, x पे 0 y पे 50। अब यहाँ पे 1 2 3 रखेंगे तो काम तो बनेगा नहीं, हालांकि बिंदु को हमको दर्शाना ही है। ठीक है, हम केवल 3 बिंदु ले रहे हैं, हालांकि हमें और भी लेना चाहिए था, पर ठीक है काम चल जाएगा। यहाँ पे अपना 0 हो जाता है, या फिर o, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। अब इसको बहुत अच्छे से पटरी प्रकार से खींच सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 25 50 75। ठीक है, ये -25, ये -50, ये -75, ये 25, ये 50, ठीक है, और ये 75, साथ ही ये -25 और -50 और -75 हमने ये बिंदु ले लिए हैं। x पे 0 रखना है, x पे ना इधर जाना है इधर जाना है, 0 रखना है, y पे 50 जाना है, यानी ये वाला बिंदु हो गया x पे 0 y पर 50। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, x पे 50 y पे 0, यानी x पे 50 जाना है और y पे 0 ना ऊपर ना नीचे, यही वाला बिंदु है 50, 0। अब ये दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को होते हुए लेते हुए एक ऐसी सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये जो रेखा प्राप्त हुई है, इस समीकरण का आलेखीय निरूपण हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरा जो समीकरण लेते हैं, जो हमारे पास दूसरा समीकरण था x + 2y = 75। अब हम इसको लेते हैं और x + 2y = 75 है भैया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इनके भी दो बिंदु हमको निकालने हैं ताकि इसी ग्राफ में इसको निरूपित कर सके, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले बात तो ये बक्सा बना लेना है अपना, और हमको x और y की वैल्यूज, सबसे पहले तो हम x = 0 रखने वाले हैं। अगेन उसी तरीके से 0 रखने पर क्या होता है ये देखेंगे। यहाँ पे 0 हो गया और ये हो गया +2y बराबर हो गया 75, और y बराबर क्या हो गया, ये 75/2 हो गया। और 75/2 यानी 75 का आधा अपना यहाँ पे दशमलव में गिनती जा रही है। तो करना ये है कि हमको इसको छोड़ देना है, मतलब इसको लेना नहीं है, यानी इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय अगर हम 25 ले लें तो काम कुछ हो जाए, यानी x बराबर हम 25 ले लें, 25 रखने पर कैसे होगा। 25 रखने पर हम ऐसा कैसे सोचेंगे भाई, बात सिंपल सी है। थोड़ा सा आप सवाल हल करोगे तो पल्ले पड़ने लगेगा। और ये एक्स वाई की वैल्यू जो है हम ऐसे मानते हैं, ज्यूम करते हैं कि मान लो एक्स का मान अगर हम ये 25 रख रहे हैं तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, ये कद्दू और टमाटर के दाम हो रहे थे। एक्स का मान 25 मानने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कद्दू का है 25 रुपये किलो रहा होगा, ऐसा मानने का ये मतलब होता है। ठीक है, तो भाई बात ये होती है कि हमने 25 मान लिया, तो जहाँ पे ये x है वहाँ पे हम 25 रखेंगे, +2y है बराबर कर देंगे 75 के, और ये 25 उधर जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 75 - 25, तो 2y बराबर हो रहा है 50। 75 में 25 घट गया 50, और 2 से 50 कटता है तो ये हो गया 25, यानी कि x बराबर 25 माना तो y बराबर 25 मिल गया। x बराबर हमने 25 लिया तो y बराबर भी हमको 25 ही प्राप्त हो गया है। अब x बराबर 0 रखने पे तो कुछ काम बना नहीं, बटे वाली गिनती मिल रही थी, लेकिन y बराबर 0 रखने पे काम बन सकता है। क्या बन सकता है भैया, कि अगर y बराबर हम 0 रख दे, रखने पर क्या हो जाता है, तो x तो x ही रहेगा, +2 गुणते 0 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 75 के, और x + 0 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 75 के, और ये 0 का मतलब ख़त्म, यानी 75। यानी कि y का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो x बराबर हमको 75 प्राप्त हो रहा है। तो ये दो बिंदु हमको प्राप्त हो गए। इन बिंदुओं को भी यहाँ पे हमको दर्शाना है। 25 पे 25 है, यानी x पे 25, y पे 25, यानी ये वाला बिंदु हमको दिखाई दे रहा है। ये वाला बिंदु 25,
25 है, थोड़ा सा गंदा लिखा गया है लेकिन आप मानिए कि सही है, अच्छा है। और 75 पे 0 दिखाई दे रहा था, ये 75 पे 0, तो x पर 75 y पे 0, यानी ये अलग बिंदु है, तो ये हो गया भाई 75 पे 0। अब इन बिंदुओं को लेकर कर आप खींचते हैं तो आपको कैसी लाइन प्राप्त होगी, कुछ ऐसी लाइन प्राप्त होगी। तो हमने जो पहले आलेख खींचा था ये लाइन गई थी, अभी जो खींचा है ये लाइन गई है, और ये दोनों ये 25-25 वाला जो बिंदु है इस पर काट रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे बिंदु ये देखें, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखाएं बिंदु 25-25 पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः ये जो 25 है ये x की वैल्यू है, x बराबर 25, और ये जो 25 है ये y की वैल्यू है, y बराबर 25। समीकरणों के हल हैं, समीकरणों के हल हैं। तब हमारा जो कद्दू था वो हमने माना था x, तो कद्दू के 1 किलो का दाम, कद्दू के यहाँ पे दाम जो हो रहा है, कद्दू के 1 किलो का जो दाम है वो क्या हो रहा है, 25 रुपये हो रखा है। ऐसे ही टमाटर का जो 1 रुपये का दाम, 1 किलो का दाम होने वाला है वो भी 25 रुपये हो रखा है। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर आप हिसाब करना चाहो तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 50 100, यानी हिसाब बन गया है। तो 25 यहाँ पर रखोगे, 25 यहाँ पर रखोगे, 25 दूनी 50, 50 और 25 जोड़ने पर 75 हो गया, यानी यहाँ पे द्विधाम बन गया, मतलब काम बन गया है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, मतलब प्रश्न ऐसे बने होते हैं। इन प्रश्नों का जो ग्राफीय निरूपण द्वारा हल होता है वो ऐसे होता है, और भी हल होते हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं इसी प्रश्न को लेकर के, ठीक है, इसी सेम प्रश्न को लेकर के। और इसी समीकरण को जब लेकर के हल किए जाएंगे तो उत्तर भी वही समान रूप से मिलेंगे जो अभी तक आपको मिले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्न को हल करने की। तो हमको समीकरण उतार लेना है, 2x प्लस 2y है बराबर अपना 100 है, और x प्लस y है 2y है बराबर 75 है। ये समीकरण 1 कहलाएगा, समीकरण नंबर 2 है। अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि आलेखी विधि के बाद ही सीखने को मिलती है। हालांकि देखिए अभी हमने आलेखी विधि में एक चीज़ छोड़ दी है, उत्तर तो मिल गया है, ठीक है, आलेखी विधि में जो हमने किया है ये हमारा उत्तर तो मिल गया, एकदम परफेक्ट है। बात यूँ होती है कि इसमें एक और चीज़ भी आती है, बीच में शामिल होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये रेखा प्रतिच्छेदी हैं अथवा समपाती हैं अथवा समांतर है। वो चीज़ हालांकि हमने पढ़ा के रखी है, तो आप ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप मतलब प्रश्नावली को पूरे देख सकते हैं। अरिहंत की, एनसीईआरटी की भी अलग अलग आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न के प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल की। तो समीकरण 1 या 2 से शुरुआत कर सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, जहां से आपको सुविधा लगे। सुविधा किस बात की, आइए देखते हैं। हम यहाँ समीकरण 2 से करने वाले हैं, एक चीज़ को समझते हैं कि हमको यहाँ पे x या फिर y की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, जो कि y के दूसरे के पदों में होने चाहिए। तो समीकरण 2 जो है वो x प्लस 2y बराबर 75 है। अगर हमको x का मान निकालना है तो केवल 2y को उधर भेजना है और x के बराबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको 2y का मान निकालना, y का मान निकालना है, तो पहले x को भेजना होगा, फिर इसके साथ जो 2 गिनती बटे में है वो भी भेजना होगा। तो ऐसे में स्टेप बढ़ जाएगा और साथ ही बटे वाले निशान भी मिलेगा, जिसकी वजह से हम इससे बचेंगे। और इसी वजह से हमने यहाँ पे, चूँकि अगर हमको x का मान निकालना है तो y को भेजा, फिर बटे वाला 2 भी भेजा, फिर y का मान निकालना है तो x को भेजा, तो बटे वाला 2 भी, ये जो 2 है वो भी भेजना पड़ेगा। तो ऐसा करके ये प्रोसेस बढ़ जाती है, तो कम प्रोसेस करनी पड़े, इसकी वजह से हम चीज़ों को आसान तरीके से लेते हैं। तो हमने x को लिया और 75 माइनस 2y कर दिया, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं,
ठीक है, x का मान निकालना तो x को यहीं पे रहने दिया, कहते भैया 2y आप उधर चले जाइए। ठीक, अब ये जो मान मिला है x का मान, इस मान को आप समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि आपने समीकरण 2 से इसको हल किया है, इस मान का इसका मान निकाला है, तो आपको समीकरण 1 में इस चीज़ को रखना चाहिए। अल्टरनेट करना होता है कि अगर आप समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखिए, 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखिए। अब हम ऐसा कहेंगे कि x का मान जो भी हमको समीकरण 3 से प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 में रखने पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। जैसे 2 दिखाई दे रहा है वो लिख लिए, और x दिखाई दे रहा है, चूंकि हमको x की वैल्यू रखनी है तो हम यहाँ पे 75 - 2y हम रख लेते हैं, और साथ ही प्लस 2y है, प्लस 2y लिख लेते हैं, बराबर 100 है, बराबर हम 100 भी लिख लेते हैं। अब जैसा कि रिवाज रहा है कि कोष्टक के बाहर ही गिनती है, तो ये अंदर जाना चाहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होना है, तो अंदर जाके गुणा करेंगे। 75 दूनी 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और 2 से इसमें गुणा कर 2 दूनी 4y हो जाएगा। इधर गुणा नहीं होगा, क्योंकि इस 2 की जो लिमिट है केवल इन दोनों अंकों तक है, क्योंकि कोष्टक यहीं तक है। इसके बाद ये प्लस 2 है, y छाप लिया, बराबर 100 है, लिख लिया। अब क्या करना है भाई, इन y का निपटारा करना है। एक गिनती ऋणात्मक है, एक गिनती धनात्मक है, तो चुपचाप घटाना कर लेना है। 4 में से 2 गया 2y, 4y बड़ा है, इसके आगे अब माइनस है तो माइनस लगाइए। इस 50 को उधर भेजने की बारी आ चुकी है, तो ये 100 है, ये 50 इधर गया, तो क्या होगा। यहाँ पे हम भूल जाया करते थे कि भाई x, ये जो 150 है ये प्लस धनात्मक है, यही धनात्मक चिन्ह उधर जाने के बाद ऋणात्मक हो जाता है, और 150 माइनस में हो जाता है। हम इस माइनस को देख लिया करते थे जब हम शुरुआती दिनों में इसको सीख रहे थे, जब आपके उम्र के थे। पर बात यहाँ पे यूँ होती है कि हमें आगे वाले चिन्हों से मतलब होता है, किसी भी संख्या के आगे के चिन्ह से। 4 है, 4 के आगे माइनस है, 2 है, 2 के आगे प्लस है, हमको इन दोनों से मतलब है। 150 के आगे कुछ नहीं है तो वहाँ पे प्लस होता है, वही प्लस संगति जाने के माइनस हो जाएगा। 100 में से 50 घटाने पे क्या मिलता है, 50 मिलता है, वो भी ऋणात्मक। और यहाँ पर माइनस 2y है, ये 2 से माइनस कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 25, यानी y का मान क्या हो गया 25। ये जो y है वो टमाटर का दाम है, ठीक है। अब जो y का मान मिला है आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। सबसे सुविधाजनक है समीकरण नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो रखने की बारी आ जाती है, y का मान समीकरण 3 में और रखने पर, तो कैसे रखेंगे। x दिखाई दे रहा है, x बराबर 75 - 2y है, तो हम पहले x लिखेंगे बराबर 75, तो वो लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 2 था वो भी लिखेंगे, y था तो गुणते y का मान जो है 25 वो हम रख दे रहे हैं। तो 75 - 25 दूनी होता है 50, तो घटाने पे क्या मिल जाएगा 25। 75 में 50 घटाने पर 25, यानी x का मान क्या हो गया 25 हो गया। ये आपने कद्दू माना था तो कद्दू का दाम हो गया 25। तो जैसा कि आलेखी विधि से हल करने पर हुआ, वही प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर भी वही उत्तर प्राप्त होगा। ये उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद आइए अगले प्रकार पर हम चलते हैं, जो है प्रश्न हल करने का जो प्रकार है वो है विलोपन विधि। तो इन प्रश्नों को पुनः उतारते हैं। 2x + 2y बराबर 100 है, और x + 2y है बराबर 75 है। अब इन्हें जाने देते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि से इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि करते हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है विलोप करना, यानी किसी एक चर राशि को गायब कर देना, उसे इसके यहाँ पे जो प्रश्न रहेंगे, जो समीकरण रहेंगे, उनमें से इनको गायब कर देना। तो उनके लिए हमें इनके अंकों को ध्यान में रखना होता है। आमतौर पर जो प्रश्न होते हैं उनमें चीज़ें बराबर नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2y बराबर दिखाई दे रहा है। चूँकि ये बराबर दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हमें उत्तर प्राप्त हो सकता है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और इसमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। ऐसा हमको करना होता है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर
क्या हम जोड़ भी सकते हैं? जी हाँ, हम समीकरणों को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पे काम क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, और ये चर राशियाँ यहाँ पे गायब होने के बजाय यहीं पे पड़ी रहेंगी, गायब नहीं होंगी, तो जिससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा। घटाने पर क्या लाभ होगा? घटाने पर ये लाभ होगा कि ये 2x लिखेंगे प्लस 2y लिखेंगे और बराबर 100 लिख देंगे, x लिखेंगे प्लस 2y लिखेंगे बराबर 75 लिख लेंगे। घटाते वक्त चिन्ह बदल दिए जाते हैं, नीचे वाले के हमेशा, ऊपर वाले के नहीं, सिर्फ नीचे वाले के। अच्छा हाँ, एक में से ही 2 को क्यों घटाया गया? एक में 2 को ही क्यों घटाया गया? 2 में से 1 को नहीं घटाया जा सकता? घटाया जा सकता है। आप किसी भी समीकरण को घटा दें, बस उनके अंक बराबर रहने चाहिए जिस चर राशि को हम गायब करने वाले हैं, ये बहुत याद रखें। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो चर राशि गायब हो जाएगी। हालांकि x में से 2x घटाने पर माइनस में मिल जाएगी गिनती, परंतु आपका उत्तर एकदम सही मिलने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हम इधर घटा करके आपको दिखा देंगे। मान लीजिए कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने की बात आ जाएगी, 2 में से घटा लेते हैं 1 को, तब तो ये उल्टे क्रम में लिखा होगा, यानी x प्लस 2y ऊपर लिखा होगा बराबर 75 यहाँ पे लिखा होगा, और 2x प्लस 2y बराबर 100 यहाँ पे लिखा गया होगा। ऐसी स्थिति में भी आपका उत्तर एकदम वही आने वाला है, आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। अभी देखिए इसके चिन्ह बदलाव की भी बारी आएगी, लेकिन वो हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 2y में से 2y को घटाने वाले हैं, क्योंकि चिन्ह हैं उनके अलग अलग हैं। ये प्लस से माइनस हो गया, तो प्लस माइनस में घटाना होता है। 2y में 2y पूरा कट गया, खत्म हो गया। 2x में 1x घटाने पर केवल 1x बचेगा, बराबर के उस पार 100 में से 75 घटाने पर 25 मिलेगा, जो कि आपको सीधा क्या होगा, x की वैल्यू यानी कि कद्दू का दाम हो जाएगा। और इस कद्दू के दाम को अगर हम कहीं पे भी रख देंगे तो हमको टमाटर का दाम मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हमको इसको घटाने की बात करनी थी, तो यहाँ पे चिन्ह बदलाव कर लिया गया। 2y कटना ही है। 1x में 2x घटाने पर माइनस x बचता है भैया, माइनस x बचता है। 1x बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। 75 में 100 को घटाने पर माइनस 25 मिलता है, और माइनस माइनस कट जाएगा, और x बराबर आप देख ही सकते हैं कि 25 मिल गया, एज यूजुअल जैसा पहले मिला था। अब इस 25 को किसी भी एक समीकरण में 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, आपको उत्तर तुरंत मिलने वाला है, कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी। समीकरण 2 में ही रख लेते हैं, तो भैया यहाँ पे जब x है तो वहाँ पे रख दें 25 बराबर, नहीं सॉरी प्लस है, 2y है बराबर है 75 रख लिया। 25 उधर जाएगा, घटेगा, 25 को उधर भेजना है घटाने के लिए, तो 2y ऐसे ही रहेगा, बराबर रहेगा 75 है। ये 25 इधर धनात्मक, उधर जाके घट जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 75 में 25 गया तो 50 मिल जाएगा, और ये 2y हो रहा है, 2 से 50 को काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी y के मान क्या हो गया, 25 हो गया, यानी कि आपके जो टमाटर का दाम था वो 25 रुपये हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप जब प्रश्नों को हल करते हैं तो ये आपका विलोपन विधि है जो आपका काम करता है, जिसकी वजह से आपका ये वही उत्तर प्राप्त होता है जो किसी भी विधि से आपको मिल सकता है। अब एक अंतिम विधि आ जाती है वज्र गुणन विधि, और वज्र गुणन विधि हम कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसके सूत्रों को याद करने का तरीका भी हमको एक बार फिर से समझाएंगे। लेकिन अभी हम केवल इनके सूत्र को लिख रहे हैं, लेकिन पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं कि समीकरण क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y बराबर 100 है। इसको याद रखेंगे भाई, थोड़ा सा इसमें हमको ज़रूरत ये होती है कि जब भी वज्र गुणन विधि लगाने लगें तो आपको इनके जो मानक रूप होते हैं, जैसे मानक रूप अभी बताया था, उस रूप में होना चाहिए कि 2x प्लस यहाँ पे 2y, 2x प्लस 2y है, 100 उधर ना रह करके माइनस इधर 100 हो जाए तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और x प्लस 2y बराबर जो 75 था, और इसमें भी आप समझ गए होंगे तो क्या करना है कि x प्लस 2y ही करना है, 75 इधर आने पर माइनस 75 बराबर 0 कर देना है। ऐसा करने पर आपको समीकरण क्या है, मानक रूप मिल जाएगा। जब ये मानक रूप मिल जाता है तो फिर आपको बता दें कि मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ऐसे में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाता है 0। ये दो समीकरण जो आपके हैं मानक रूप के, मतलब सभी समीकरण इसी रूप में होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनको हल करने के लिए वज्र गुणन विधि में एक सूत्र दिया जाता है, वो होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे
A2C1 माइनस A1C2 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1, ये होती हैं बातें। इनका सीक्वेंस बहुत मतलब बहुत प्यारा सी बात होती है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हम जब इसकी बारी आएगी तो हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको इसको याद भी करवा देंगे। फ़िलहाल हम इसका प्रयोग करने वाले हैं इन चीज़ों को रखने के लिए। अब A1 क्या होता है, ये 2 हो जाएगा। A2B1 क्या होता है, ये 2 हो जाएगा। C1 ये हो जाएगा। A2 यहाँ पे 1 हो गया, B2 2 हो गया और C2 क्या हो गया, -75 हो गया। चीज़ों को रखते हैं, ये देखते हैं। x/B1 है अपना 2 और C2 है -75, तो 2 गुणते यहाँ पे -75 किया, माइनस लगाया, ये सूत्र वाला माइनस। B2 है 2 और C1 है 100, तो 2 गुणते यहाँ पे माइनस हमने 100 कर लिया, बराबर किस बार आते हैं, y/, लिखना शुरू करते हैं। y/, क्या होगा, A1C2, ठीक है, A2C1 है। A2 क्या है अपना 1 है, वो 1 गुणते C1 क्या है -100 रहने वाला है, और माइनस A1C2 यानी कि ये 2 गुणते -75 हो गया, ठीक, बराबर 1/। अब ये तो होता है A1B2 यानी कि 2 गुणते 2 माइनस A2B1 यानी 1 गुणते 2 × 2, इतना सब कुछ हो चुका है। अब इनका गुणा भाग कराना है, हालांकि गुणा ही कराना है। 75 दूनी 150 होता है, -150 मिलेगा। 100 दूनी 200 होता है और ये माइनस प्लस 200 होगा, बराबर y/, यहाँ पे -100 हो गया है, और 75 दूनी 150 होता है, यहाँ पे माइनस प्लस 150 होगा, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 दूनी 4, 4 - 2 × 2, आगे ओके। x/, 200 में 150 गया, 50 मिलता है। y/, 150 में 100 गया, 50 मिलता है। भाई प्लस माइनस में घटाना, आप ये बड़ा है, इसमें से इसको ही घटाएंगे, बराबर 4 में से 2 गया, कितना मिलता है, 2 मिलता है। अब क्या करना होता है, बारी बारी से इनको और इनको बराबर लेना होता है, यानी कि x/50 बराबर 1/2 लेना होता है, 50 ऊपर चला जाएगा, x बराबर 50/2 हो जाएगा, जो कि कटने के बाद सीधा 25 देगा उत्तर। और ऐसे ही इसके साथ करना है, तो y/50 बराबर 1/2 हो जाता है, और y बराबर क्या हो जाता है, 50/2 हो जाता है। इससे काटने पर यही होगा, वही 25 जो यहाँ पे मिला था, काट यहाँ पे भी हमने काटा ही है, हालांकि हमने लिखा नहीं, बस हम समझ रहे हैं कि 2 से भाग करने पर 25 होता है, तो हमने बता दिया। तो इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाता है 25 और 25। तो हमने शुरुआत की थी एक टमाटर के सवाल के साथ में कि हमारे पास कद्दू हैं और टमाटर हैं और इनका दाम हमें नहीं पता है। हमने 2 किलो कद्दू 2 किलो टमाटर ख़रीदा तो हमको 100 रुपये देने पड़े, और 1 किलो कद्दू और 2 किलो टमाटर खरीदा तो हमें 75 रुपये देने पड़े। और ऐसी स्थिति में जब हमने 2 दिनों तक ऐसे टमाटर खरीद लिया, कद्दू खरीद लिया, तब हमें ये प्राप्त करना हुआ कि हम दुकानदार से नहीं पूछना चाहते कि भैया टमाटर का भाव क्या है, कद्दू का भाव क्या है। हम खुद अंदाज़े हिसाब से या फिर इसको इस पूरे सीक्वेंस इस जो हमको दिया गया है, ठीक है, उसको हम हल करके कैसे पता कर सकें कि हमारा कद्दू का दाम और टमाटर का दाम कितना है। यहाँ पे मोल भाव जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, मोलाए वलाए हम नहीं करा रहे हैं, सिंपल वो जिस भाव से दे रहा है हम उसी हिसाब से खरीद के ला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बातें हमको समझ में आती है कि ये दाम चल रहा है। हमने यहाँ पे टोटल 4 विधियाँ प्रयोग की हैं, ज्यामिति विधि से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और वज्रगुणन। तो ज्यामिति विधि हम आपको पढ़ा चुके हैं कई बार, मतलब कई वीडियोस बन चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और विलोपन विधि लगभग आधा ख़त्म हो चुका है। आज भी उसकी वीडियो आई थी, और मतलब कल। अब वज्रगुणन विधि पढ़ाना बाकी है, और इसका सूत्र जो आपने करवाया है अब उसको भी याद करा देंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो मेन मुद्दे जो बेसिक बातें हैं यही रही हैं अभी तक। अब एक चीज़ जो हमने छोड़ के रखी थी ज्यामिति विधि में, ये जानने के लिए कि रेखाएं समांतर हैं,
क्योंकि भाई कारण ये है कि जब आपने इसका आलेखी विधि खींचा तो एक स्थिति ये होती है कि हम बिना मतलब बिना इसको आलेख पर खींचे हुए ही हम बता सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पे से काटेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं ऐसा समांतर हो जाएं, दोनों एक दूसरे को कभी न काटें, या फिर ऐसा हो सकता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, ऐसा संपाती से कहते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें याद करना होगा एक फॉर्मूला, मतलब एक नियम दिया जाता है कि जिसके हिसाब से आप याद कर सकें और बता सकें कि भैया ये किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो कोई भी एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इसका जोड़ीदार है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब हम क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, यानी a1 अपॉन a2 का मान निकालते हैं। जैसे इसी सवाल के लिए, हमारे इस सवाल के लिए a1 क्या था 2 और a2 क्या था 1, तो 2/1 हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे, साथ ही b1 अपॉन b2 निकालेंगे और साथ ही c1 अपॉन c2 का मान भी निकालेंगे। तीनों का मान निकालने पर हम तुलना करेंगे और अगर हमको मिल जाए कि a1 अपॉन a2 का मान बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। जैसे कि इस स्थिति में हो रही थी जब हमने इनको हल किया, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 25-25 पे काट रही थी और हमारा उत्तर 25 और 25 मिल रहा था, तो इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो भैया ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं और इनका केवल एक हल होता है। ठीक है, केवल एक हल, यहाँ पे केवल एक हल होता है। और मान लीजिए कि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, तब हम चेक करेंगे कि क्या c1 अपॉन c2 बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बराबर ना मिले, ठीक है, आगे वाले दोनों बराबर हो जाए, c1 अपॉन c2 बराबर ना मिले, तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं। जब ये दोनों एक दूसरे को काटती नहीं है तो ये कोई हल नहीं दे पाएंगे। और ऐसी रेखाओं को असंगत भी कहते हैं। कैसा, असंगत। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई रेखाएं संगत है या असंगत है। देखिए, संगत होने का मतलब होता है मिलना और असंगत होने का मतलब होता है ना मिलना। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे मिल रही हैं, इसलिए ये संगत हैं। समांतर वाली रेखाएं कभी नहीं मिल रही हैं तो वो असंगत हैं। तीसरी स्थिति जो आ जाती है वो a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, और थर्ड वाला पार्ट भी c1 अपॉन c2 भी बराबर हो जाए। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, वो होती हैं संपाती। और एक लाइन जहाँ कहीं होती है उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, कहीं दूर हटके बिल्कुल नहीं होती हैं। और ऐसे में इनके अनंत हल होते हैं, अनंत हल। कारण क्या है कि ये वाला बिंदु पे ये दोनों मिल रहे हैं, इस बिंदु पे भी मिल रहे हैं, इस बिंदु पे भी मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस पे हर एक बिंदु पे वो लोग मिल रहे हैं, तो हर एक बिंदु ही उनका हल हो जाएगा। तो इसी वजह से इन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं, इनके अनंत हल होते हैं। और जाहिर सी बात है संगत तो होंगे ही कि बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और इनको निर्भर भी कह दिया जाता है, एक ऊपर दूसरी निर्भर होती हैं। तो बड़ी बातें नहीं है। तो आप इन पर भी आधारित प्रश्न आप देख चुके हैं, आपके प्रश्नावली में है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमने शुरू से एक बेसिक सवाल लेते हुए हमने सोचा कि एक चर्चा कर लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आखिर पैदा कहाँ से हुआ, इसके हल क्या हैं और कैसे होता है। कक्षा 9 के लिए जो सवालें हैं उसमें बस आपको इनके ज्यामिति आलेखन के बारे में बात की गई है, और वो भी आलेखन कैसा, केवल एक रेखा खींचने के लिए। हाई स्कूल में तो 2 रेखाएं एक साथ खींचने की बात की गई है। तो बस चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार की और कोई समस्या हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर आकर के हमसे सीधे बात कर सकते हैं, सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। और सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जा कर के उसे चेक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।